हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ, मैं कुमार आर्यन आप लोगों को आर्या मैथ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं आप लोगों को स्वागत करता रहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, आज अभी हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या जानने के लिए क्या क्या हमें जानना है और उससे रिलेटेड और संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते हैं किसको है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, फिर बोर्ड पे लिख देंगे, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोग से बनता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या मैंने अभी बताया था वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, और मैं अभी आप लोगों को डिफिनेशन लिख भी दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, संख्याओं के समूहों को, समूहों को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे कि देखिए, आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको वास्तविक संख्या सेलेक्ट किससे करना है, परिमेय और अपरिमेय के समूहों से ही करना है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप जैसे में उदाहरण में देखना चाहते हैं तो देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, आपको पता है 1 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, -2 परिमेय संख्या है, ठीक है ना, -7 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या अगर ले लेते हैं तो √3 है ना, √3, √4 बोल सकते हैं, √4 का वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए ये वास्तविक संख्या के समूह में ये भी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। भले ये परिमेय संख्या है बट शामिल हो सकता है, ठीक है ना, √5 इत्यादि। ये जो हमारे ग्रुप जो दिया हुआ वो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह दिया हुआ। जैसे कि देखिए, आपको पता है ये परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और इसमें ये भी परिमेय संख्या ही है क्योंकि इसका वर्गमूल फाइनल निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग को जानना क्या है, जैसे वास्तविक संख्या के बारे में आप जान पाए तो अब आगे नेक्स्ट जो जानना है वो है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। आप लोग पिछले कई क्लासों से, कई वर्गों से आप लोग सीखते आए हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो आप लिख दीजिए ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, गणित में जो है ना एक ऑपोजिशन होता है। ऑपोजिशन वर्ड का मतलब हुआ कि एक वर्ड को आप पॉजिटिव वे में याद करिए तो दूसरा एक नेगेटिव वे से निकाल सकते हैं। गणित में नहीं, हर सब्जेक्ट में होता है, बस अपोजिशन ढूंढना पड़ता है। कहने का मतलब हो गया कि जैसे परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या क्या बोले थे मैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे Q का जो मान होगा, Q का जो वैल्यू होगा, यानी जो नीचे रहेगा आपका, उसको हर बोलते हैं। हर आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि 0 को छोड़ करके कुछ भी होगा,
अब कुछ भी होगा इसका मतलब अपरिमेय वाले नहीं शामिल होगा। 1 2 3 4 -2 -25 -3000 कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब अपोजिशन ढूंढिए इसका, इसका अपोजिशन है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसका अपोजिशन है। अब अपोजिशन वर्ड का समझिए, का मतलब होता है एक विरोधी, ठीक है ना। यहाँ पे विरोधी नहीं जानना है, यहाँ पे ये जानना है कि एक का पॉजिटिव वे में दूसरा नेगेटिव वे में। कहने का मतलब हो गया कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग रिपीट करिएगा मेरे साथ एक दो बार तो याद हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए अब दोनों में कुछ डिफरेंट है। जैसे कि अगर आपको परिमेय संख्या का उदाहरण बोल दिया जाए तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, ये सब जो संख्याएं दी हुई है ना वो परिमेय संख्या के उदाहरण है। ये क्या है? परिमेय संख्या के उदाहरण है। इसमें एक और बताए थे कि ये भी परिमेय संख्या के ही उदाहरण है क्योंकि 4 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको जानना क्या है, इसमें अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है आप उसे अपरिमेय संख्या कह सकते हैं और आप उसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं अपरिमेय संख्या का उदाहरण कुछ देने का प्रयास करूं तो जैसे कि देखिए रूट 126, रूट 12, रूट 7, रूट 3, माइनस रूट 19 इत्यादि, ये सब संख्या को आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये कहने का मतलब हो गया कि ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या जान गए। अब कुछ संख्या ऐसी है जो आप बचपन में सीखे हैं, बचपन कहने का मतलब पिछले क्लास में जो आप सीखे हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से चलना प्रारंभ करती है और अनंत तक जाती है, इस संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से चलना शुरू करती है और अनंत तक जाती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की संख्या, कुछ संख्या आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या, ठीक है ना। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कहने का मतलब कि भाग लगाए और शेषफल हमारे पास 0 मिल जाए, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे सम संख्या। लेकिन अगर हम किसी संख्या में 2 से भाग लगाते हैं और पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब शेषफल कुछ न कुछ बच जाता है 0 छोड़ करके, ठीक है ना, तो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वास्तविक संख्या में ये कुछ जानना था। अब हम लोग को इसमें आगे क्या जानना है मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। आगे जो जानना है मैं उस पर चर्चा करूंगा। हाँ, तो जैसे कि अभी हम लोग अब जो हम लोग जानने वाले हैं वो हम लोग को दो संख्याओं के बीच में और उनके मस और लस के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध होता है, हम उन संबंधों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वो दोनों धनात्मक संख्याओं को हम ले लिए a और b, दो धनात्मक संख्याओं a और b के लस और मस तथा उनके गुणनफल में संबंध जो होता है, उन संबंधों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको जान लेना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या को गुणनफल बराबर उनके मस और लस के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब देखिए दो संख्या यानी कि पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या, ठीक है, गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर किसके होंगे? उनके लस और उनके मस के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या को मैंने क्या ले लिए थे? a, दूसरी संख्या को क्या ले लिए थे? b,
और लॉ को आप शॉर्टकट में एलसीएम, है ना, या लघुत्तम समावर्तक, है ना, और एक होता है मॉस का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एलसीएम गुना क्या हो जाएगा, एचसीएफ, क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आपको पता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना। अब जब देखिए हमें ए बराबर सूत्र निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, यहीं से सारा सूत्र विकसित होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हो गया कि हम ए निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, बाई ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। इस तरह से सूत्र निकलना है। अगर आपको दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं को मौसो दिया हुआ है, लॉसो दिया हुआ है, और उन संख्याओं में से दूसरी संख्या दिया हुआ है यानी बी दिया हुआ है और पहली संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही बी बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बाई ए। अब जब बी इधर रह जाएगा, ऐसे सोचने की बात है, अगर बी यहाँ रह गया तो ए इधर जाएगा ना, तो बी बराबर ये सूत्र हो जाएगा। ऐसे जब भी हम सूत्र फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला हो गया, ये दूसरे हो गया, सब यहीं से निकल रहा है, ठीक है ना। तीसरा अगर फॉर्मूला हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या से आएगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ है ना, तो इधर इस साइड वाले को हम इधर लिखते हैं, मान लो ए गुना बी यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो एलसीएम को हम अकेला छोड़ते हैं तो एचसीएफ जो है इधर इस साइड आ जाएगा ना, तो भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में, यानी बटे में हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बटे में। तो यहाँ से एक ये थर्ड नंबर का सूत्र निकला है, एक फोर्थ सूत्र इसी तरह निकलेगा एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ए गुने बी बटे एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इन सारे सूत्र के माध्यम से आप जो है ना एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे का जो भी पॉइंट होगा इसमें हम सारा क्लियर करने के प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसके आगे आपको क्या जानना है, इसमें इसके आगे आपको जो है ना यूक्लिड विभाजन जानना है, क्या जानना है, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन के लिए हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और क्वेश्चन को बनाने सीखेंगे।